15 नवंबर 2020 यानी कल था बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन 16 कंट्रीज के लिए, क्योंकि कल साइन हुआ है एशिया पैसिफिक का आज तक का सबसे बड़ा अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसका नाम है RCEP। अगर जीडीपी की बात करें तो ये वर्ल्ड का आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए, कनाडा, मैक्सिको से भी बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट। अगर प्रॉफिट की बात करें तो मेंबर कंट्रीज को इसे साइन करके मिलेगा डायरेक्टली 0.2% का इकोनॉमिक गेन आने वाले टाइम में। और अगर बात करें ग्लोबल जीडीपी और ग्लोबल पॉपुलेशन की तो ये लाता है लगभग 200 करोड़ लोगों को एक साथ, और ये है ग्लोबल जीडीपी का 30%। और अगर इंडिया इसमें भाग लेता तो ये आंकड़ा भरकर और भी ज्यादा हो जाता, लगभग 350 करोड़ और 38% ग्लोबल जीडीपी का पार्ट। लेकिन इंडिया इन सब चीजों के बाद भी ऑप्टेड आउट ऑफ दिस अग्रीमेंट, एंड दिस इज द रीजन फॉर मेकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RCEP के बारे में डिटेल में। RCEP है क्या, क्या है इसके फायदे और क्या है इसके नुकसान, कौन कौन सी कंट्रीज हैं इस अग्रीमेंट का पार्ट, और क्या इंडिया का डिसीजन सही था या गलत। सो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है 10 एशियन और 5 FTA कंट्रीज के बीच का। अगर बात करूं ये इनिशिएट कब हुआ, ये इनिशिएट हुआ था नवंबर 2011 में, और इसका चल रहा था नेगोशिएशन पीरियड नवंबर 2020 तक। और नेगोशिएशन पीरियड के अंदर सभी कंट्रीज रख रही थी अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट फॉरवर्ड, और नवंबर 2019 तक इंडिया भी था इस अग्रीमेंट का पार्ट। लेकिन कल अग्रीमेंट साइन करते वक्त इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है दैट हैज ऑप्टेड आउट ऑफ दिस अग्रीमेंट। अगर लेम भाषा में समझाऊं तो इसके चलते मेंबर कंट्रीज के बीच का ट्रेड बहुत ही आसान हो जाएगा, लगभग इतना आसान जैसे कि एक ही कंट्रीज के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हुआ। और कस्टम ड्यूटीज काफी लीनियंट हो जाएंगी और टैरिफ्स इतने कम हो जाएंगे जो कि आज तक 20 साल में नहीं हुए। और अगर बात करूं और भी ज्यादा एडवांटेज की तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर और इकोनॉमी में डेफिनेटली बूम आने वाला है। अगर बात करूं कौन कौन है इस अग्रीमेंट का पार्ट तो वो हैं ये कंट्रीज, 10 एशियन और 5 FTA कंट्रीज हैं इस अग्रीमेंट का पार्ट। अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडिया के लिए ये लॉस सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया की इंपॉर्टेंस सभी कंट्रीज जानती है, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है ट्रेड के लिए। इंडिया के लिए रखे हैं डोर्स अभी ओपन, और इंडिया हो सकता है इस अग्रीमेंट का पार्ट जब चाहे तब। जानते हैं RCEP की एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले जानते हैं एडवांटेजेस। अगर RCEP इंडिया साइन करता तो इंडिया की FDI में बहुत बूस्ट आता, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड FDI में, क्योंकि इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर MSMEs की बात करूं तो MSMEs को भी बहुत फायदा होता, क्योंकि वो इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाते अपने रीजनल के अंदर और सप्लाई चेन में मैनेज कर पाते। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूं तो इंडिया का ट्रेड का रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। RCEP के आने से रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते और इससे जो ट्रेड की कॉस्ट अननेसेसरी लगती है वो कम हो जाती। और चौथी एडवांटेज तो सबसे ज़्यादा अच्छी एडवांटेज थी, क्योंकि इंडिया सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे है, सच एज इंफॉर्मेशन, IT, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से इंडियन कंपनीज को बाहर के मार्केट का एक्सपोजर मिलता ग्लोबल, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती इंडियन मार्केट्स के लिए। अब जानते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करी है। पहला है वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। अगर नीति आयोग की बात माने तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट एशियन, कोरिया और जापान से पिछले कुछ सालों में बहुत वाइडन हुआ है, और इंपोर्ट ड्यूटी से ही इंडिया जो थोड़ा बहुत कमाता है वो भी अगर RCEP साइन कर लेता तो वो भी आना बंद हो जाता। और
अगर चाइना की बात करूं तो चाइना हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अपने चीप प्रोडक्ट्स को इतना डंप करता है, अपने वहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन करता है और इंडिया में डंप करता है, जिसकी वजह से इंडियन लोकल सप्लायर्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है कुछ भी सामान बेचने में। फॉर दैट मैटर आप मोबाइल फ़ोन्स का ही एग्जांपल ले लें, सारे के सारे चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अवेलेबल हैं क्योंकि इंडिया कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है उस स्पेस से। अगर अब बात करें FTA का पिछला रिकॉर्ड देखें, चाइना पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी कंट्रीज़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टोटल ट्रेड डेफिसिट निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का। तो चाइना को इंपोर्ट करता है इंडिया में करीबन $70 बिलियन का और एक्सपोर्ट हम करते हैं चाइना में सिर्फ $16.7 बिलियन का। तो डेफिसिट हमारा लॉस में जाता है -53.57 और ऐसा ही सिंगापुर के साथ है। और चाइना तो बहुत इंटेलिजेंटली सभी कंट्रीज़ के साथ यही गेम खेलता है कि वो 80% देता है और 20% लेता है एक्सपोर्ट। अगर वो भी बंद कर देगा एक्सपोर्ट लेना तो चाइना का बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ क्लियर हैं। अगर चाइना को इग्नोर भी करें तो सिंगापुर में भी हमारा नेगेटिव है, साउथ कोरिया में भी नेगेटिव है, हम सिर्फ फिलीपींस में प्रॉफिट में हैं, वो भी 1.16 के, जो कि कुछ भी नहीं है। तो FTA तो इंडिया में जबकि RCEP साइंड नहीं था तब भी इतनी डिसएडवांटेज हो रही है इंडिया को। तो इंडिया को अभी वर्क करना है काफ़ी ज़्यादा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है इंडिया का सर्विस सेक्टर। इंडिया ने डिमांड रखी थी नेगोशिएशन पीरियड के दौरान कि एशियन कंट्रीज़ अपना सर्विस सेक्टर खोलें इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, उन्हें इजी मार्केट में एक्सेस मिले। लेकिन सभी एशियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है अपने इस सेक्टर को बचाने के लिए और उन्होंने कुछ ज़्यादा लिबरलाइजेशन दी ही नहीं, तो इसलिए भी ये डिसएडवांटेज था RCEP। अगर बात करें एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो भी थ्रेटन हो रहा था RCEP के आने से, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे हैं, इंडिया से भी ज़्यादा आगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। और इंडिया में अगर वो आ जाते हैं तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अमूल मदर डेयरी वगैरह के, वो भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से रिप्लेस होने लग जाते हैं और उनका कंपटीशन टफ हो जाता है क्योंकि वो बहुत कम प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट देते हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को ये ध्यान रखना है कि म्यूचुअल हो ये चीज़। तो इंडिया के लिए ये म्यूचुअल नहीं था और यही रीज़न है कि इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन नहीं किया। अब जानते हैं इंडिया का डिसीजन सही था या गलत। अगर बात करें इंडिया के डिसीजन की तो डेफिनेटली इंडिया का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। और अगर इंडिया को इस तरह के किसी एग्रीमेंट का पार्ट बनना है तो सबसे पहले उसे बनना है सेल्फ रिलायंट, अपनी क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल का करना है, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करना है, अपनी लेबर को और भी ज़्यादा स्किल करना है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस के रूल्स में रिफॉर्म लाना पड़ेगा अगर ऐसे किसी एग्रीमेंट का पार्ट बनना है। तो अगर लेम लैंग्वेज में समझाऊं तो इंडिया के पास टेक्निकली ऐसा कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए जिससे वो प्रॉफिट कमा सके, लेकिन अगर वो इस एग्रीमेंट का पार्ट बन जाता तो फायदा होता बाकी 15 कंट्रीज को, क्योंकि सारी कंट्रीज करती इंडिया में इंपोर्ट, क्योंकि इंडिया है एक ह्यूज मार्केट इंपोर्ट के लिए और सारा का सारा कंट्री भर जाता बाहर के गुड्स से। अभी तो आप देखिए कि हमने इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं कर रखा, तब भी चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर इस तरह के किसी एग्रीमेंट का पार्ट हो जाते तो जो इंडिया इंपोर्ट से थोड़ा बहुत कमाता है वो भी कमाना बंद हो जाता। और चाइना ही क्यों, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ना जाने कितनी सारी कंट्रीज इंडिया में इंपोर्ट करती। और न्यूजीलैंड तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अमूल और मदर डेयरी भी न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट से रिप्लेस हो जाते। सो डेफिनेटली इंडिया का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था और आने वाले नियर फ्यूचर में भी इंडिया को इस तरह के डिसीजन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को सबसे पहले बनना है सेल्फ रिलायंट, उसके बाद करनी है इम्प्रूव अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी और फिर सोचना है इस बारे में कि इंडिया को इस तरह के एग्रीमेंट का पार्ट बनना है या नहीं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया हो RCEP है क्या और इंडिया का डिसीजन सही था या गलत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को सर्कुलेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।